क्लास आप सब रेडी है ना। आज हम जो रिवाइज कर रहे हैं वो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, कि डीएनए वह अणु है जो माता पिता से संतति में स्थानांतरित होता है। माता पिता से जो बच्चे में जाता है वो क्या जाता है बेटा, डीएनए। डीएनए डीएनए में होता क्या है, लक्षणों के या विशेषताओं के वंशागत होने की इस प्रक्रिया को ही हम अनुवांशिकता कहते हैं। कुछ लक्षण माता पिता से अपने बच्चों में जाते हैं। बच्चों को हम संतान न कह के संतति बोलते हैं। साइंस में संतान को संतति बोला जाता है। तो बात आती है, कुछ लक्षण माता पिता से अपनी संतति को जाते हैं, इसी वंशागत होते हैं। इस प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। दोबारा से देख लो बेटा, अनुवांशिकता की डेफिनेशन, लक्षणों या विशेषताओं के वंशागत होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहा जाता है। अब ये जो अनुवांशिकता होती है ये है क्या, कैसे जाती है अनुवांशिकता, मतलब कुछ लक्षण माता पिता से अपने बच्चों में कैसे स्थानांतरित होते हैं। यह डीएनए व कुछ प्रोटीन गुणसूत्रों में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद होते हैं। कोशिकाएं बेटा दो प्रकार की होती हैं। एक कोशिका वो होती है जिसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, उसमें केंद्रक अलग नहीं होता। कोशिका जैसे ये एक जंतु कोशिका हमने बनाई, इस जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होना चाहिए, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होंगी बेटा, उसके अंदर अलग से केंद्रक दिखाई नहीं देता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे हमारे अंदर है, इसमें केंद्रक अलग है और बहुत सारे कोशिका के अलग अलग अंगक भी हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात नहीं कर रहे हम, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में क्या मौजूद होता है, प्रोटीन। देखो इसमें भी दिखाया गया है, ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये है केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना पड़ी हुई है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये संरचना धागे जैसी संरचना है, ये गुणसूत्र हैं। इन गुणसूत्रों को भी यदि मैं बड़ा करके देखूं तो ये कुछ इस तरह से एच जैसा आपको नज़र आ रहा है बना हुआ। इस एच के अंदर भी आपको अलग अलग खंड दिखाई दे रहे हैं, कुछ डार्क कुछ लाइट। उसको बड़ा करके यदि मैं देखूँ एक खंड को तो कुछ इस तरह की चेन दिखाई देगी। ये चेन किस चीज़ की है, ये चेन है डीएनए की। डीएनए जीन के ऊपर खंड के रूप में होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये आपको। जीन के ऊपर अलग अलग ये जो लगे हुए हैं कलर से, डार्क कलर का आपको दिखाई दे रहा है लाइनें, ये डीएनए है। तो अब आपको समझ आ गया कहाँ पे होता है डीएनए। डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में होता है। गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र धागे जैसी संरचना होती है जो कोशिका विभाजन, अनुवांशिकता, विभिन्नता, परिवर्तन, मरम्मत और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है या न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मनुष्यों और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत सामग्री है ये डीएनए। किसी व्यक्ति के शरीर की लगभग हर कोशिका का डीएनए एक जैसा होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्रक में ही स्थित होता है, लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। तो ये पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ मिलता है, कोशिका के केंद्रक में मिलता है, लेकिन कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसकी पाई जाती है। एक अलील या एक लक्षण एक जीव की विशिष्ट विशेषता है, ठीक है। हमारा जो लक्षण है, मेरी आंखें काले रंग की है तो ये मेरा लक्षण है, किसी और की आंखें भूरे रंग की होगी वो उसका लक्षण है। तो एक लक्षण एक जीव की विशिष्ट विशेषता है
जिसे जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। जीन गुणसूत्रों पर मौजूद डीएनए का खंड है। इसका मतलब ये जो गुणसूत्र पे डार्क कलर की आपको ब्लैक ब्लैक लाइन दिखाई दे रही थी, ये वास्तव में क्या है बेटा? जीन है। और ये जो जीन है वो किसका बना है? डीएनए का बना है, जो आनुवंशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। अगर ये पूछा जाए आनुवंशिकता की भौतिक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप कहोगे डीएनए और जीन। जीन किसका बना है? डीएनए का बना है। इन जीनों में एक कोशिका के विभिन्न अणुओं के निर्माण के निर्देश होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जीव की सभी विशेषताएं इन जीनों की अभिव्यक्ति पर निर्भर है। मनुष्य के पास प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं, कॉपी होती हैं। मतलब हमारे पास एक जीन माता से आया है और एक जीन पिता से आया है। ठीक है, एक जिन्हें अलील या लक्षण के रूप में जाना जाता है। जीन की ये अलील प्रत्येक व्यष्टि की विविधताओं और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार है। अब जीन शब्द किसने गढ़ा था, किसने पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किया था? वो है जोहानसन। ये याद रखना है, जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द बोला था। ग्रिगोर जोहान मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज की थी। नाम उन्होंने नहीं दिया बेटा। आनुवंशिकता के ऊपर सबसे ज़्यादा जिसने बोला, जिसके सही निकले आज तक के प्रमाण, वो थे व्यक्ति ग्रिगोर जॉन मेंडल। लेकिन उन्होंने इस जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जोहानसन ने किया था। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे मेंडल ही उसको लिखाते हैं, तो मेंडल जीन को खोजने वाले व्यक्ति नहीं थे। जीन की खोज जोहानसन ने की थी। मतलब सबसे पहले शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। चलिए अब बात करते हैं ये आनुवंशिकता कैसे आती है। इधर देखिए जरा, ये एक जीव दिखाया हुआ है बेटा, एक बैक्टीरिया का चित्र है। पहली पीढ़ी आपको अकेला ही दिखाई दे रहा है। दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी को F1 लिख देते हैं, दूसरी पीढ़ी को F2 लिख देते हैं। पेरेंट है पहला पेरेंट है बेटा, ये माता भाई या पिता समझ लो बैक्टीरिया में। और ये F1 इसकी पीढ़ी, पहली पीढ़ी आई, और ये दूसरी पीढ़ी आई, F2 पीढ़ी। अब देखो जरा ध्यान से, जो पहले जनक थे बेटा, वो सारा नीले रंग का एक जीवाणु है, जिसके अंदर जब जनन हुआ, एक से ये 2 बना, अकेला ही अलैंगिक जनन हो रहा है इसके अंदर, तो कुछ विभिन्नता आई। उसकी दोनों संतानों में थोड़ी थोड़ी विभिन्नता है। यहाँ ये रेड कलर का आ गया और यहाँ पर ये ग्रीन कलर की विभिन्नता आ गई। अब जब इनसे 2 संतानें, इसकी 2 संतान पैदा हुई, तो कैसी पैदा हुई? देखो ध्यान से, इसकी टोपी रेड थी तो इसके दोनों संतान की टोपी भी रेड है। इसके नीचे का हिस्सा ग्रीन था, इसके दोनों संतान का भी ग्रीन है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बदलाव आ गए। इसके अंदर स्काई ब्लू कलर नया ऐड हो गया और इसमें पिंक कलर नया ऐड हुआ। ठीक है, ऐसे इसमें स्काई ब्लू बीच में आ गया, ये इसमें अंतर दिखाई दिया। तो इसका मतलब विभिन्नताएं धीरे धीरे करके आती हैं। सबसे ज़्यादा अभी भी कलर जो मेन था, सबसे ज़्यादा कलर ये डार्क ब्लू कलर था जो जनक से मिला था। उसके बाद पहली पीढ़ी में भी ये मेन कलर दिखाई दिया। दूसरी पीढ़ी में भी मेन तो कलर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, विभिन्नता वाले कलर कम दिखाई देते हैं। दिखाई दे रहा है, मतलब विभिन्नता कम जीवों में पाई जाएगी। अब बात करते हैं डीएनए प्रतिलिपि प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण विभिन्नता का निर्माण होता है। जो डीएनए की कॉपी तैयार होती है, उसकी कुछ ना कुछ उसमें कमियां आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से संतान में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। बिल्कुल सेम माता पिता जैसी संतान पैदा नहीं होती। आप बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे नहीं हो या अपने बिल्कुल पापा जैसे नहीं हो, कुछ आप में अंतर है। तो वो अंतर किसके कारण आया? डीएनए जब कॉपी हुआ, माता से एक डीएनए आता है, एक पिता से, जब कॉपी आ रही है तो उन कॉपी के अंदर कुछ त्रुटियां साथ में आ रही है, कुछ विभिन्नताएं आ रही है, जिसके कारण आप थोड़े अलग हो। अब बात करते हैं प्रजनन प्रक्रिया के दौरान विभिन्नताओं का संचय कैसे होता है।
जब जनन हो रहा है तो विविधता आती कैसे है? जब कोई जीव प्रजनन करता है तो डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। जैसे ही जनन होगा तो डीएनए में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे। हालांकि शरीर की मूल संरचना समान रहती है। शरीर की जो मूल संरचना है वो वैसी ही रहेगी। यह अगली पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ियों के लिए विभिन्नता का कारण बनता है। जो विभिन्नता आ रही है वो धीरे धीरे करके आएगी। ये नहीं कि माँ बाप से जो संतान पैदा हुई वो बिल्कुल ही अलग पैदा हो गई, नहीं, थोड़ी सी उसमें विभिन्नता होगी, लेकिन उसके शरीर में विभिन्नता वाले जीन्स जा चुके हैं। अब जब वो नया डीएनए बनाएंगे और उनकी संतान में जाएगा वो डीएनए, तो उसमें और विभिन्नता आएगी। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों की तुलना में लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों में विभिन्नताएं अधिक गहरी होती हैं। आइए इसे एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवाणु के उदाहरण से समझते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। जो भिन्नता दिखाता है, जिसके फलस्वरूप 2 जीवाणु बनते हैं जो बदले में 4 में बदल जाते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। सभी के बीच मामूली अंतर है। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून थोड़ी सी त्रुटियों के कारण ही ऐसा विभिन्नता उत्पन्न हुई। क्या इन सभी विविधताओं के जीवित रहने की समान संभावना होती है? नहीं। हो सकता है पहले वाला जीवाणु अभी भी जीवित हो और दूसरा वाले 2 जो जीवाणु बने वो उनकी मृत्यु हो गई हो सकता है जो 4 बने उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो, है ना? तो कैसे पता लगता है किसकी संभावना ज़्यादा है किसकी कम? उदाहरण के लिए यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का तापमान, मान लो किसी जगह का तापमान बढ़ता है, अब तापमान जब बढ़ रहा है, बहुत अधिक हो गया, तो उसमें कौन से जीवाणु रह सकते हैं? जो अधिक तापमान में जीवित रह सकते हैं। जो कम तापमान में जीने वाले जीवाणु होंगे वो सभी मर जाएंगे। तो ये लाभकारी विविधता किस में आएगी? उसमें आएगी जो अधिक ऊष्मा में रह सकते हैं, वो जीवाणु बच जाएंगे और सभी जीवाणु मर जाएंगे। तो किसकी नई जो उनसे संतान पैदा होगी वो सारी ऐसी पैदा होगी जो जीवाणु अधिक तापमान में रह सके। ठीक है, तो कौन सी विविधताएं जीवित रहती हैं? जो उस क्षेत्र के लिए लाभकारी हो, उस परिस्थिति के लिए लाभकारी हो। सोचो और जवाब दो, क्या होता है जब डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में त्रुटि आ जाती है? जब फोटोकॉपी बन रही है डीएनए की, उसमें कुछ कमी आ गई तो क्या होगा? विविधता होगी। वेरी गुड। किस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विविधताएं होंगी, लैंगिक या अलैंगिक? लैंगिक में तो अकेली माता ही जनन कर रही है, ना ये इसमें अलग से माता है ना पिता है। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर माता और पिता आ रहे हैं, अलैंगिक में ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब किस में अधिक विविधता आएंगी? लैंगिक जनन में अधिक विविधता आएंगी। परिभाषित करें अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या थी? लक्षणों का वंशागत होना, मतलब लक्षणों का अपने माता पिता से, है ना, लक्षणों का माता पिता से संतान में स्थानांतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। जीन क्या है? जीन डीएनए से बनता है, और यहाँ लिखा था हमने, देखो बेटा, जीन क्या है? जीन डीएनए से बना होता है, मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था ना। और ये लीजिए, मैं करा देती हूँ दोबारा से आपको अंडरलाइन, सॉरी।